सलाम साथियों, ये बात है 24 नवंबर 1971 की शाम की। अमेरिका की रियासत ओरिगन के एयरपोर्ट पर एक शख्स नजर आता है। दरमियानी उम्र का, सादा लिबास पहने, स्याह चश्मा लगाए हुए और हाथ में एक ब्रीफ केस। वो नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन की फ्लाइट 305 के टिकट खरीदता है, जो पोर्टलैंड से सेटल जा रही थी। और ये था डीबी कूपर। One suitcase, one leap into darkness. On a stormy night in 1971, a mysterious figure pulled off the only unsolved hijacking in American history. He vanished without a trace. This is the story of D.B. Cooper, the man who hijacked a plane and vanished. इस फ्लाइट में ज्यादा मुसाफिर सवार नहीं थे, सिर्फ 36 मुसाफिर और 6 क्रू मेंबर सवार थे। ये सब आराम से बैठे अपना सफर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इन सब लोगों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि आज इस फ्लाइट में इनके दरमियान एक हाईजैकर भी मौजूद है। फ्लाइट के टेक ऑफ करने के बाद ये अपना तारुफ करवाता है एक एयर होस्ट को। उस एयर होस्ट का नाम था फ्लोरेंस चैपनर, और ये मुस्कुराते हुए फ्लोरेंस को एक कागज का टुकड़ा देता है। फ्लोरेंस को लगा कि ये बंदा मेरे से मजाक कर रहा है, और उसने वो कागज का टुकड़ा रीड किए बगैर आगे चल पड़ी। ये देखकर डीबी कूपर प्यार से कहता है, मिस, मेरे ख्याल में ये नोट आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक बॉम्ब है। फ्लोरेंस ने जल्दी से वो पर्ची खोली और उसमें बड़े साफ और नफीस लिखाई में लिखा था, मिस, मेरे पास इस ब्रीफ केस में एक बॉम्ब है और आप मेरे साथ बैठ जाओ। ये पढ़ते ही फ्लोरेंस शॉक हो जाती है। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये शख्स बिल्कुल सही कह रहा है। कूपर अपना ब्रीफ केस खोलकर फ्लोरेंस को वो बम दिखाता है, और फ्लोरेंस को भी यकीन आ जाता है कि वाकई इसके पास एक बम है। कूपर ने अपनी डिमांड उस एयर होस्ट को बताई कि मुझे $2 लाख चाहिए, वो भी कैश में आज शाम तक, और साथ में 4 पैराशूट भी। और जब हम लैंड करेंगे तो स्टाफ को रिकॉल किया जाए, और कुछ भी करने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो मैं जहाज को बम से उड़ा दूंगा। प्लेन में सवार बाकी मुसाफिरों को अभी भी इस चीज का कोई इल्म नहीं था। फ्लोरेंस चुपचाप जहाज के कॉकपिट में चली जाती है और वो नोट पायलट को दिखाती है, और दूसरी एयर होस्ट टीना मिकलो को भी इस चीज का इन्फॉर्म कर दिया जाता है, और वो जाकर कूपर के साथ बैठ जाती है। इन एयर होस्ट की मदद से कूपर और पायलट्स के बीच में कांटेक्ट मेंटेन रहता है। पायलट ये खबर एयर कंट्रोल को देते हैं, और जल्दी ये खबर पहुंच जाती है एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड निरूप के पास। डोनाल्ड निरूप ने यहाँ परेशान होकर कहा, फुल कंप्लेंस करो कूपर के साथ, और वो जो डिमांड कर रहा है पूरी करो। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड निरूप ने इतना जल्दी ये फैसला क्यों लिया डिमांड्स पूरी करने का। इसकी वजह थी रेप्यूटेशन। डोनाल्ड निरूप नहीं चाहते थे कि यह खबर पूरी दुनिया में फैले, जिसकी वजह से इसकी एयरलाइन को नुकसान पहुंचे। मसला यह था कि पैसे को अरेंज करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, मगर यह फ्लाइट सिर्फ आधे घंटे की थी। एयर कंट्रोल पायलट्स को पैगाम देता है कि जहाज को लैंड करने के बजाय फिलहाल इसको आसमान में ही घुमाते रहो, और हमारे नेक्स्ट मैसेज का इंतजार करो। ये आधे घंटे की फ्लाइट 3 घंटे की बन जाती है, मगर पैसेंजर को अभी भी मालूम नहीं था कि इनके साथ क्या हो रहा है। फ्लाइट पायलट्स अनाउंस करते हैं कि हम थोड़ा सा टेक्निकल इशू फेस कर रहे हैं, इस वजह से हमें थोड़ा डिले हो रहा है। आखिर जाकर 5:46 PM को यह फ्लाइट लैंड करती है सेटल एयरपोर्ट पर, और कूपर आराम से अपनी सीट पर बैठा और सिगरेट पी रहा था। इस जमाने में एरोप्लेन्स में स्मोकिंग अलाउड होती थी। कूपर के हुक्म मुताबिक तमाम मुसाफिरों को छोड़ दिया जाता है। पैसे और पैराशूट जहाज में पहुंचाए गए। अब सिर्फ क्रू के 4 अफराद जहाज में बाकी रह गए, पायलट, को पायलट, फ्लाइट इंजीनियर और एयर होस्टेस टीना मिकलो। कूपर के हुक्म के मुताबिक जहाज को रिकॉल किया जाता है, और फ्लाइट दोबारा से टेक ऑफ करती है। कूपर ने कहा, अब मैं जो हुक्म दूं उसको फॉलो करो। जहाज को किस एंगल और डायरेक्शन पे उड़ाना है। कूपर ने कहा, जहाज को मेक्सिको सिटी की तरफ लेके चलो, और बुलंदी 10,000 फुट से ज्यादा ना हो, और रफ्तार 200 मील फी घंटा से ज्यादा ना हो। विंग्स की पोजीशन 15 डायरेक्शन पर होनी चाहिए, और लैंडिंग गियर नीचे रखे जाए। पायलट कूपर को कहते हैं, अगर इस हिसाब से हम चलते रहे तो हम कभी भी मेक्सिको सिटी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जहाज में इतना फ्यूल है ही नहीं।
मगर कूपर को इस चीज की कोई परवाह ही नहीं थी। कूपर ने कहा जैसा मैं कह रहा हूँ आप सिर्फ वैसा ही करो। अब नेक्स्ट जो होता है दोस्तों किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं। कूपर टीना मैकलू को कहता है आप कॉकपिट में चली जाओ और दरवाजे को बंद कर दो। अब जहाज के लास्ट वाले हिस्से में कूपर अकेला है। ये अपने पैराशूट्स निकाल कर डाइव करने की तैयारी करता है। रात 8:13 पर जब जहाज वाशिंगटन और नेवाडा के दरमियान मौजूद था, पायलटों ने वार्निंग सिग्नल रिसीव किया कि जहाज का पीछे का डोर डिप्लॉय किया गया है। उस जमाने में बोइंग 727 में पीछे एक डोर होता था जो आप इस पिक्चर में देख सकते हो। और फिर कूपर ने पैसे और पैराशूट के साथ छलांग लगा दी। सर्दी और बारिश में कहीं आसमान में गुम हो गया। इसके बाद जहाज नेवाडा में जाकर हंगामी लैंडिंग करता है। FBI और पुलिस ने पूरे जहाज की तलाशी ली मगर कूपर गायब था। अब पुलिस प्लेन में सर्चिंग का काम शुरू करती है। पुलिस को एक टाई मिली, कुछ पैराशूट के टुकड़े और कुछ सिगरेट के टुकड़े। पुलिस ने मजीद शवाहद इकट्ठे किए और उन्हें 66 अनआइडेंटिफाइड फिंगरप्रिंट्स मिली। ऐसी फिंगरप्रिंट्स के निशान ना तो किसी मुसाफिर के थे ना ही किसी क्रू मेंबर के। बीबी कूपर के बाद अमेरिका में एक हलचल सी मच गई क्योंकि एक शख्स अमेरिकन हदूद में आया, जहाज हाईजैक किया, डॉलर्स लिए और फरार हो गया। अब FBI ने एक ऑपरेशन शुरू किया बीबी कूपर को ढूंढने का। ये उस वक्त अमेरिका की सबसे बड़ी सर्चिंग बन गई और 800 से ज्यादा एजेंट्स, लोकल पुलिस और फौजी दस्ते बीबी कूपर को ढूंढने निकल पड़े। लेकिन डीबी कूपर कहीं भी नहीं मिला, जिंदा या मुर्दा। ये इन्वेस्टिगेशन 45 साल तक चली। आखिर 2016 में से ऑफिशियली बंद कर दिया गया। लेकिन बहुत से सवाल आज भी जवाबों के मुंतजर है। डीबी कूपर का वाकया एक ऐसा हाईजैक वाकया है जो आज तक हल नहीं हो सका। FBI के फाइलों में दबा हुआ एक ऐसा केस जो आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। आखिर डीबी कूपर कौन था, उसके साथ आगे क्या हुआ, क्या वो कामयाबी से फरार हो गया, क्या वो पैसे पुलिस वापस कर पाई? सवाल बहुत है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस हाईजैकिंग में न किसी पर तशद्दुद किया गया, न ही किसी को मारा गया। इसका क्रेडिट काफी लोग टीना मैकलू को देते हैं क्योंकि इसने ही कूपर की हर एक बात प्यार से सुनी ताकि कोई पैनिक सिचुएशन ना हो। अब FBI को भी पता चल चुका था कि कूपर ने किस जगह छलांग लगाई थी। वाशिंगटन के जंगलात वाले एरिया में नीचे मौजूद थे फॉरेस्ट, माउंटेन्स और बड़ी बड़ी लेक्स। इसलिए शुरुआत में कहा गया कि कोई चांस ही नहीं डीबी कूपर के जिंदा बच पाने का। 10,000 फुट की ऊंचाई से कूदना, वो भी अंधेरे में, और दूसरा जो कपड़े कूपर ने पहने हुए थे वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं थे। क्विकली एक सर्चिंग शुरू की गई FBI की तरफ से। हजारों अफराद से पूछ होती है, जंगलात छान मारे जाते हैं, कुछ भी नहीं मिला। ना ही कूपर का पैराशूट, ना ही डेड बॉडी, ना ही पैसे, ना ही उनका कोई सुराग। लेकिन साल 1980 में एक नया मोड़ आता है जब एक बच्चे को कोलंबिया रिवर के किनारे $58,000 मिलते हैं। ये वही सीरियल नंबर है जो FBI ने रिकॉर्ड किए थे। सवाल ये, क्या डीबी कूपर मारा गया या उसने पैसे छुपा दिए? अगर वो मारा गया तो उसकी लाश कहाँ है? वक्त के साथ कई लोगों के नाम सामने आए। केंथ क्रिस्टन, एयरलाइन का साबका मुलाजिम, रिचर्ड मिकॉय, एक और हाईजैकर जिसका तरीकेकार बिल्कुल वैसा ही था, रॉबर्ट एक्स्ट्रा, एक साबिक फौजी, लेकिन कोई भी सबूत फैसला कुन साबित नहीं हुआ।
फिर 2016 में FBI ने बाज़ाब्ता तौर पर कूपर का केस क्लोज कर दिया। वजह यह कि इतने सालों बाद भी कोई हतमी सुराग न मिल सका। लेकिन आज भी ये केस दुनिया का सबसे बड़ा हाईजैकिंग मिस्ट्री बना हुआ है। तो दोस्तों, घूम फिर कर हम उस पॉइंट पर वापस आ जाते हैं। कोई भी नहीं जानता था कि डीपी कूपर कौन था, कहां से आया और कहां गुम हो गया। दोस्तों, क्या लगता है आपको, डीपी कूपर इस डाइव को सरवाइव कर गया होगा, हाँ या नहीं? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।